गुड मॉर्निंग क्लास। गुड फर्स्ट मॉर्निंग ईयर सर। में आपको Morning, sir. एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक सिस्टम आपको पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसी के पास में एक और सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र यदि हम समझ पाएंगे तो हम डायूरेटिक्स ड्रग्स कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये समझने में हमें हेल्प मिलेगी। तो जब एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको किडनी को एक्सप्लेन किया था। किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो है नेफ्रॉन। ठीक है। नेफ्रॉन सेल के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अभी उसका मैं आपको इमेज दिखा दूंगा। हमारी बॉडी में कहीं भी कभी कट लगता है तो खून बहता है। ब्लड हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। ठीक है। और ये हमारे पूरे बॉडी में रन करता है, और उसको पंप कौन करता है? हार्ट। और हार्ट जब पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करेगा तो हर सेल टिश्यू तक पहुंचाएगा, और वहां पर मेटाबॉलिज्म होगा। और मेटाबॉलिज्म के बाद में कुछ एक्सक्रीशंस बनेंगे, अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, जिनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो ब्लड जब पूरी बॉडी में बहता है तो हमारी बॉडी में एक छन्नी है जिसको हम किडनी बोलते हैं, वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। और जब ब्लड फिल्टर होगा तो ब्लड के फिल्ट्रेशन से यूरिन बनेगा। अराउंड 100 ml ब्लड जब किडनी से गुजरता है, नेफ्रॉन से होके गुजरता है, तो लगभग 1-2 ml के आसपास यूरिन बनता है। हमारे किडनी से कम 180 लीटर ब्लड फिल्टर जब होता है, तब 1.5 लीटर के आसपास यूरिन बनता है। यूरिन हमारी बॉडी का एक्सक्रीशन है, इसका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है। यदि किसी का यूरिन रिटेन हो लंबे समय तक तो टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, और इसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकते हैं। तो ब्लड जब किडनी से गुजरेगा तो फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेशन से यूरिन बनेगा। ठीक है। और वो यूरिन समय समय पर हमारी बॉडी से पास होगा। डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, डाई मतलब होता है डबल, और जो यूरेटिक्स वर्ड है ये यूरेसिस से आया है। यूरेसिस मतलब यूरिन का फ्लो, यूरिन का आना, यूरिन का बनना, इसको यूरेसिस बोलते हैं। डायूरेसिस का मतलब हुआ कि यूरिन का प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है। और यूरिन का फ्लो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रीअब्जॉर्प्शन को रोकना पड़ेगा। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन होता है, और सिक्रीशन होता है। ये इसके 3 स्टेप होते हैं। फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस हमारे नेफ्रॉन का जो बोमन कैप्सूल है, उसमें एक पंच प्रेजेंट होता है, उसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन का काम होता है। ग्लोमेरुलस की जो हॉलो ट्यूब्स होती हैं उसमें पोर्स होते हैं, और वहीं से फिल्ट्रेशन होता है। और जो नीचे छन के आता है हम उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। यूरिन नहीं बोलते हैं क्योंकि यूरिन फाइनली बनेगा धीरे धीरे, पर हम उसको फिल्ट्रेट कहते हैं उस टाइम पे। ब्लड जब ब्लड का जब फिल्ट्रेट बनता है तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसकी बॉडी को जरूरत है, तो बॉडी उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड से हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है। अमाइनो एसिड जरूरी है, इससे न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे, हार्मोन बनेंगे, एंजाइम बनेंगे। तो अमाइनो एसिड हमारे लिए जरूरी है, तो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है बॉडी 100%। ग्लूकोज हमारे लिए जरूरी है, ग्लूकोज इज एनर्जी मॉलिक्यूल। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज भी यूरिन में नहीं जाता। और यदि यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, यदि हम यूरिन एनालिसिस करते हैं, तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है, क्योंकि ग्लूकोज इज अ एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन। यूरिन एनालिसिस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसका वीडियो देखना आप। यूरिन टेस्ट से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। यूरिन हमारे किडनी की हेल्थ को भी बताती है, हमारे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ को हम यूरिन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि यूरिन हमारे बॉडी का एक्सक्रीशन है। फीसेस हमारी बॉडी का एक्सक्रीशन है ना। ये हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आता है। किडनी, लंग्स भी आता है। जो गैसेस फॉर्म में एक्सक्रीशन होंगे वो लंग्स से होंगे, जो लिक्विड फॉर्म में होंगे वो यूरिन से होंगे, और जो सॉलिड फॉर्म में होंगे वो फीसेस के थ्रू होंगे। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशंस बना रहे हैं, यदि हम इनकी एनालिसिस कर ले, है ना, तो हम बॉडी की हेल्थ का पता लगा सकते हैं। जैसे फीसेस का टेस्ट भी होता है, स्टूल का टेस्ट होता है ना। फीसेस स्टूल के टेस्ट से ये पता चलता है कि स्टमक में कोई इन्फेक्शन है तो किस टाइप का इन्फेक्शन है। उसमें कोई माइक्रोब्स हो तो हम उसको कल्चर मीडिया में डेवलप करके माइक्रो स्कोप की हेल्प से एग्जामिन कर लेते हैं, है ना। तो ये सारे टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अमाइनो एसिड्स भी यूरिन में नहीं होना चाहिए, है ना। तो यूरिन जब बनता है तो जो भी चीज की बॉडी को जरूरत है वो उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। जैसे आपका अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, बाइकार्बोनेट्स की भी हमको जरूरत है।
बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? बफर होते हैं। बफर क्या होते हैं? ये पीएच फ्लक्चुएशन को रेजिस्ट करते हैं। हमारे ब्लड का एक स्पेसिफिक पीएच होता है, उसको मेंटेन रखना जरूरी है। यदि पीएच बढ़ेगा तो एल्किलोसिस हो जाएगा, पीएच यदि कम होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा। एसिडोसिस और एल्किलोसिस दोनों की वजह से हमें सिम्टम्स आने लगेंगे बॉडी में, है ना। तो ब्लड के पीएच को कौन मेंटेन रखता है? बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स की हमारी बॉडी को जरूरत है। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इनके मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। तो जब ब्लड आता है, अफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे ही ग्लोमेरुलस में आता है ब्लड, तो ये वहां से फिल्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन नेफ्रॉन के आप आगे के पार्ट देखोगे, जैसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हैनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। आपको, आपने यदि वो ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये सब नेफ्रॉन के पार्ट है। बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के बाद का जो, एक मिनट देखिए, यहाँ पर वोमन कैप्सूल आप देख सकते हैं। वोमन कैप्सूल से ये जो हॉलो ट्यूब कनेक्टेड है, इसको हम टिब्यूल भी बोलते हैं। टिब्यूल की शुरुआत हो जाती है वोमन कैप्सूल के बाद से। ये है आपका वोमन कैप्सूल, और यहाँ से ट्यूब्यूल शुरू हुई है। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, शॉर्ट में हम इसको पीसीटी भी बोलते हैं। पीसीटी को हम प्रॉक्सिमल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पास में है ना। जब मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी तब बताया था। प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर, है ना। डॉर्सल, है ना, पोस्टीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, ये सब मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई थी। तो इसको प्रॉक्सिमल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बोमन कैप्सूल के पास में है। और दूसरी जो ट्यूब है, जो यही ट्यूब आगे बढ़ी है, इसी का एक्सटेंशन है। तो इसका जो आगे वाला एक्सटेंशन है, हम उसको डिस्टल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वोमन कैप्सूल से दूर है। तो एक हो गई आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, दूसरी हो गई डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब इसके बीच में यहाँ पर आप एक यू शेप देख रहे हैं। इस यू शेप को हम कहते हैं लूप ऑफ फैनली। इसको लूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक कर्व है, एक आर्च जैसा बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम लूप ऑफ हैनली कहते हैं। ये यू शेप का होता है। अब ये नेफ्रॉन जो आप देख रहे हैं, यही फिल्ट्रेशन का काम करता है। नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है, और उसकी शुरुआत हो जाती है वोमन कैप्सूल से, ठीक है। और उसका एंड कहाँ पर होता है? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट किससे कनेक्टेड होते हैं? यूरेटर से। यूरेटर किससे कनेक्टेड होता है? यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा कनेक्टेड होता है, और वहां से यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये जो पीसीटी है, तो पीसीटी में अमाइनो एसिड हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ, इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ग्लूकोज हुआ, शुगर, इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे तो लूप ऑफ फैनले। लूप ऑफ फैनले का जो असेंडिंग लिम्ब है ना, इसके दो लिम्ब होते हैं। डिसेंडिंग मतलब डी से डाउन, मतलब नीचे। असेंडिंग मतलब अ से ऊपर, और ए, है ना। तो ऐसा और ऐसा। तो ये वाला जो ऊपर चढ़ने वाला इसका ट्यूब है, इसको हम असेंडिंग कहते हैं। असेंडिंग लिम्ब से क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। हमारी बॉडी में करंट है, बिना करंट के हमारी बॉडी नहीं चलती। करंट आता है इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट्स पे चार्ज प्रेजेंट होता है, इधर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एनायन होंगे या कैटायंस होंगे, है ना। और हमारे ब्लड का एक पीएच भी है जिसको बफर्स मैनेज करेंगे। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है। इलेक्ट्रोलाइट यदि यस हमारी सर। बॉडी में कम हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो हमें वीकनेस आ जाएगी। बिना इलेक्ट्रोलाइट के हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बॉडी में जो नर्व कंडक्शन हो रहा है उसमें पोटेशियम सोडियम का रोल है। पोटेशियम सोडियम एक स्टिमुलस जनरेट होता है, और वो आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड होता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा होगा, यदि किसी को लूज मोशन हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए, और इलेक्ट्रोलाइट का कंटिन्यूअसली उसकी बॉडी से लॉस हो, तो उसका मरना तय है। पहले एक समय था लोग लूज मोशन से भी मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? क्योंकि उतना प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता था। उल्टी आती थी, दस्त आती थी, और 2 से 3 दिन में छोटे बच्चे ज्यादातर मर जाते थे, है ना। अब तो खैर प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सोसाइटी में काफी अवेयरनेस है, हेल्थ फैसिलिटीज काफी इंप्रूव कर दी गई है ना। विलेजेस में भी हॉस्पिटल है, लेकिन पहले ऐसा होता था, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारी बॉडी में कौन बनाता है? किडनी। किडनी, मैंने जब आपको यस। पढ़ाया था, किडनी के बहुत सारे फंक्शन बताए थे, उसमें से एक फंक्शन बताया था, किडनी इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाती है। आप समझ में आ गया होगा आपको यहाँ कैसे बना रही है ना। जैसे जो यस सर। इलेक्ट्रोलाइट्स उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया, है ना। ग्लोमेरुलस से तो फिल्टर हो गए वो, है ना। और आपका पीसीटी से यस सर। भी आ गए, लेकिन जैसे ही वो लूप ऑफ हैनले के असेंडिंग लिम्ब में आए, तो यहाँ पर जो इपिथेलियल सेल होती है, इसमें
पोर्ट होता है, पोर्टल सिस्टम। पोर्ट मतलब एक चैनल जिससे आयन आवागमन करेंगे। आयन का या तो एक्सचेंज होगा, या तो एक साथ दो तीन आयन जाएंगे, है ना। ये भी मैंने आपको किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से, तो उस वीडियो को आप देखना, तो वहां पर आपको समझ में आएगा इन पोर्ट्स के बारे में, है ना, जिनसे आयन का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ जो एंडोथेलियम सेल होती है, यहाँ से सोडियम, पोटेशियम, सोडियम पे प्लस चार्ज है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज है ना, जिस पे प्लस चार्ज है वो कैटायन, ठीक है, और एनायन। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो जैसे मैग्नीशियम है ना, तो ये सबको रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, है ना, क्योंकि इनकी बॉडी में जरूरत है। और इस रीअब्सॉर्प्शन को यदि हम रोक दें, है ना, इस रीअब्सॉर्प्शन को यदि हम रोक दें तो क्या यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा? क्यों संगीता? रीअब्सॉर्प्शन को यदि हम रोक दें तो यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा? बिल्कुल होगा, है ना। क्योंकि सोडियम यदि हम रीएब्सॉर्ब करते हैं तो उसके साथ वाटर भी रीएब्सॉर्ब होता है। जैसे हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं, उसमें हम कहते हैं ना नमक कम खाओ। क्यों? क्योंकि नमक Na, है ना, NaCl होता है। NaCl जब डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl बनाएगा। तो Na जब हमारी बॉडी में रिटेन होगा तो वाटर भी रिटेन होगा। ऐसे मान के चलो कि Na जो होता है उसकी वाटर से दोस्ती है। Na एब्जॉर्ब हुआ, रीएब्जॉर्ब, तो उसने वाटर को भी खींच लिया। और वाटर को यदि खींच लेगा तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा रहेगा। और हाइपरटेंशन के पेशेंट में हमको उसके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए उसको डायूरेटिक ड्रग्स देने पड़ते हैं। डायूरेटिक्स क्या करेंगे? यूरिन के फ्लो को बढ़ा देंगे। यूरिन का फ्लो कब बढ़ेगा? जब रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आएंगे। कैसे आएंगे? कैल्शियम भी आपका रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और यदि कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम की बॉडी में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। और कैल्शियम का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। कैल्शियम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे बोन, टीथ। कैल्शियम का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन एट प्रेजेंट हमें कैल्शियम कहाँ चाहिए? एज अ सेकेंड मैसेंजर काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, वेसिकल्स को रैप्चर करेगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को बढ़ाएगा, और ये बहुत जरूरी है। हमारे मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिन और मायोसिन नाम के दो प्रोटीन होता है, उसको कौन एक्टिवेट करता है? कैल्शियम। इसका मतलब ये हुआ कि क्या एज अ साइड इफेक्ट हमें डायूरेटिक के मसल्स में स्पाज्म हो सकता है? मसल्स हमारे जकड़न फील कर सकते हैं, अकड़न, दर्द फील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हर दवाई का मैंने आपको बताया था साइड इफेक्ट भी होता है। एक मेन इफेक्ट होता है, एक साइड इफेक्ट होता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि साइड इफेक्ट कैसे आते हैं। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो ब्लड में मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी कुछ हद तक हो सकती है। तो मैग्नीशियम की कमी से भी हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट आएंगे, कैल्शियम की कमी से साइड इफेक्ट आएंगे, पोटेशियम की कमी से साइड इफेक्ट आएंगे। अब हमको तो मेन था हमारा लेना देना सोडियम से, लेकिन हमने जो दवाई दी, है ना, जैसे हमने टॉर्सेमाइड यूज किया, फ्यूरेसेमाइड इंजेक्शन यूज किया, है ना, ये सब ड्रग्स मैं अभी आपको बताऊंगा। लेसिक्स इंजेक्शन बहुत कॉमनली यूज ड्रग है, जो एज अ डायूरेटिक यूज होता है पेरेंटल के फॉर्म में, है ना। 20 mg, 40 mg, 80 mg के डोज में आता है। दवाइयों के हमें डोज भी पता होने चाहिए, डोज कितने हैं, साइड इफेक्ट क्या है, इंडिकेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन सी दवाई किस बॉडी पार्ट पे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या ड्रग इंटरेक्शंस हैं, किन दवाइयों के साथ उसको कॉम्बिनेशन में नहीं देना है, किन दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में देना है। तो ये सब हमें आइडिया होना चाहिए, है ना। ये सब आपको नेक्स्ट ईयर में फार्माकोलॉजी में भी पढ़ना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। यदि मेडिसिनल केमिस्ट्री आप फोकस के साथ पढ़ते हो तो 70-60% आपको काम हल्का हो जाएगा सेकेंड ईयर में। क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस और कोलॉजी का सिलेबस ये 50% एक सा है लगभग। तो बहुत सी चीजें आपको यहाँ, आप यदि फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो तो सेकेंड ईयर में आपको बहुत इजी लगेंगी, है ना, और एग्जाम में भी आती है। और डायूरेटिक से एक क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेकेंड ईयर में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, है ना, तो यहाँ पर कन्वोल्यूटेड ट्यूब है। कन्वोल्यूटेड ट्यूब से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का होगा, क्लोरीन का होगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन है जो कि किडनी ही बनाती है। एक आपका ADH होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जो कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नेफ्रॉन है, इसके डायूरेटिक ड्रग्स के साइट ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, थायाजाइड्स और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। ये सभी डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल है और ये नेफ्रॉन पे काम करते हैं। तो यहाँ जैसे देखो, नंबर 1 साइट है इसकी कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इस पे क्या काम कर रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। नंबर 2 साइट क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ये कहाँ पर काम करते हैं? साइट नंबर 2 पर। साइट नंबर 3, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। तो यहाँ पर लूप डायूरेटिक्स काम करते हैं। इसको लूप डायूरेटिक्स क्यों कहते हैं, आपको अब देख के ही समझ में आ गया होगा।
क्योंकि ये लूप ऑफ एनली पे काम करते हैं, ये लूप है तो उसी पे काम कर रहे हैं, इसलिए इसको लूप डायूरेटिक कहते हैं। इसी को हम हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं। हाई सीलिंग क्यों कहते हैं? सील मतलब पैक करना किसी चीज को, ठीक है। और हाई सीलिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो रीअब्जॉर्प्शन, इसको ये टोटली रोक देते हैं, पूरी तरह से बंद कर देंगे, है ना। तो इसलिए इसको हाई सीलिंग कहते हैं। जितने भी डायूरेटिक्स आपको दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा डायूरेटिक एक्शन होता है लूप डायूरेटिक्स में, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन देते हैं ये, है ना। तो इसलिए इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं। थायाजाइड्स, थायाजाइड्स आपके साइट नंबर 4 पे काम करेंगे। यहाँ पर आप साइट नंबर 4 देख सकते हो, ये वाली। और यहाँ पर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, तो ये आपके साइट नंबर 5 पे काम करेंगे, मतलब यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 साइट है, नेफ्रॉन के 5 हिस्से हैं जिन पे 5 प्रकार की दवाइयाँ काम करती हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, थायाजाइड्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो ये 5 प्रकार की दवाइयां एज अ डायूरेटिक काम करती हैं। ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाती हैं, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, रीअब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, और ये नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर काम करती हैं, ठीक है। यूरिन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन तो आपको क्लियर है, इसमें फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये कहाँ होगा? ग्लोमेरुलस में होगा। रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा, बाइकार्बोनेट्स का होगा, और अमाइनो एसिड और ग्लूकोज का होगा, ठीक है। और जब फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और यूरिन हमारे लिए एक्सक्रीटरी है, तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल देगी। ये नेफ्रॉन का सेल है, ठीक है। ये भी पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि नेफ्रॉन नेफ्रॉन सेल बॉडी में कहाँ पर होता है ना। हमें पता होना चाहिए बॉडी में कहाँ पर कौन से सेल होते हैं। जैसे सर्टोली सेल कहाँ पर है, लेडिंग सेल्स कहाँ पर है ना। अ, आपके जेस्टा ग्लोमेरुलस सेल, जीजे सेल हम जिसको कहते हैं, है ना, जेस्टा ग्लोमेरुलस सेल, ये कहाँ पर होते हैं। मास्ट सेल कहाँ पर होते हैं। तो जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं ना, इनकी लोकेशन हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि नेफ्रॉन सेल बॉडी में कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लिवर, किडनी, है ना, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, नेफ्रॉन सेल, है ना, ये न्यूरॉन जैसा लंबा सेल होता है। न्यूरॉन भी लंबा होता है ना, ये भी लंबा ही होता है। लेकिन न्यूरॉन की विशेषता क्या है? उसमें स्टिमुलस को कैरी फॉरवर्ड करने का विशेष गुण पाया जाता है, एक्साइट होने का, एक्साइटेबिलिटी को पास ऑन करने का, है ना। और ये जो सेल है, इसमें विशेष गुण क्या है? ये छानने का काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है ना। हमारी जो दोनों किडनी होती है उसमें, मतलब दोनों में 150-150 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे सेल होते हैं और नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, और ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और 24/7 फिल्ट्रेशन चलता है। फिल्ट्रेशन हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है, ये भी पूछा है। पैरासिम्पेथेटिक या सिंपेथेटिक? बताओ। नर्वस सिस्टम जब मैंने आपको पढ़ाया था, पैरासिम्पेथेटिक, एब्सोल्युटली राइट। मतलब जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होंगे, तब हमारा यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर होगा, है ना। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, काम में लगा हुआ है, तो उसको सेंसेशन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है ना। जैसे कोई काम में लग गया, तो हो सकता है कि काम में इतना उसका मन लग गया कि उसको भूख भी न लगे। ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो एक तराजू की तरह ये काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी है, और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा काम करता है? आपको मैंने बताया था, सिंपैथेटिक में काम करेगा एड्रेनालिन, और पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा काम करेगा? एस्टाइल कोलिन, है ना। तो ये आप याद रखना। रिवीजन किया करो बेटा, पढ़ाई करोगे, रिवीजन करोगे तो ही आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ना। क्योंकि हम जब दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, तो दवाइयों के बॉडी पे बहुत सारे एक्शंस रहते हैं। हर ऑर्गन पे दवाई कहीं ना कोई एक्शन दे रही होती है, और उसको समझने के लिए हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी है। कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, ये हमें पता होगा, तभी हम दवाइयों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ पाएंगे। तो लूप डायूरेटिक का एग्जाम्पल है फ्यूरिसेमाइड, यूमेटेनाइड, टॉर्सेमाइड। ये जो 3 ड्रग्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं, ये आपके एग्जाम्पल है लूप डायूरेटिक्स के। लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं, इनकी विशेषता ये है, ये सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं। सल्फोनामाइड ड्रग की क्या विशेषता होती है? ये एज अ एंटी माइक्रोबियल भी काम करती है, मतलब माइक्रोब्स को किल करेगी, ठीक है। तो जब ये पहले यूज होती थी, तो एज अ एंटी माइक्रोबियल यूज होती थी, लेकिन रिसर्च हुआ,
और रिसर्च से सामने आया कि इन ड्रग्स के जो डेरिवेटिव्स हैं इनको हम एज अ डायूरेटिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च का फायदा होता है ना। जैसे पहले जब एस्प्रिन यूज होती थी तो ट्रेडिशनली कैसे यूज होती थी, एज अ पेन किलर, है ना। फिर बाद में एस्प्रिन कैसे यूज होने लगी, एज अ ब्लड थिनर, खून को पतला करती है। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में भी आप देखोगे डॉक्टर एस्प्रिन देता है। तो ये सब रिसर्च का फायदा होता है। रिसर्च से एक ड्रग के बहुत सारे यूजेस को फाइंड आउट कर लिया जाता है। जैसे कोई ड्रग जब मार्केट में नया आता है तो उसके जो अप्रूवल्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक यूजेस के लिए होते हैं, है ना। यूएस एफडीए है और हमारे जो ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जब ये अप्रूवल देती है तो किसी पर्टिकुलर यूज के लिए देती है। लेकिन जब रिसर्च होता है तो उसी ड्रग के दो या तीन चार यूज और सामने आ जाते हैं, है ना। जैसे वाइग्रा, वाइग्रा जब मार्केट में आया था तो उसका पर्पस कुछ और था, लेकिन रिसर्च के दौरान उसको और भी जगह यूजेस करना शुरू कर दिया डॉक्टर ने, है ना। सिडेनाफिल, है ना, तडालाफिल, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अब तो ये खैर इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज होते हैं, है ना। प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारियों के मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं, है ना। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल एस्प्रिन भी है। ऐसे बहुत से ड्रग्स हैं। इसको हम बोलते हैं रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग। रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है, एक ही ड्रग को मल्टीपल डिजीजेस में यूज करना। ठीक है, क्योंकि जब ड्रग बॉडी में जाता है तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वो हर ऑर्गन पे, हर सिस्टम पे अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो कहाँ पर उसका क्या इफेक्ट है ना। जैसे मिनॉक्सिडिल जो ड्रग आता है वो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में यूज होता है, लेकिन वो ड्रग की कैटेगरी क्या है, वेसोडाइलेटर, मतलब वो वेसल्स को डायलेट कर देगा। तो ऐसे वेसल्स जो हमारे हेयर के रूट को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वो खून की सप्लाई को बढ़ा देगा, जिससे हमारे हेयर के रूट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी और हमारे हेयर फॉल का प्रॉब्लम कम होगा। तो इस तरह से हम उसको वैसे भी यूज करते हैं मिनॉक्सिडिल को। अब किसी भी ड्रग के साइड इफेक्ट को समझने के लिए उसके बॉडी पे इफेक्ट को समझना पड़ेगा कि उसका कहाँ कहाँ क्या इफेक्ट आ रहा है। और हम मेडिकल साइंस में देखते हैं कि हम उस ड्रग को कैसे यूज कर सकते हैं किसी सिम्टम्स को, या पेशेंट को कोई तकलीफ हो रही है तो उसको कम करने में हम उस ड्रग को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें फेमस ब्रांड है लैसिक्स। अब कंपनी ने इसको लैसिक्स क्यों कहा, है ना। लैसिक्स इसलिए कहा क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, 6 आवर्स। मतलब किसी मरीज को ये ड्रग दिया जाए तो वो 6 घंटे तक अपने एक्शन को बनाए रखेगा। ठीक है, तो उसको लैसिक्स, मतलब लास्टिंग, कब तक लास्ट रहेगा, ये 6 आवर्स तक, है ना। तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, 6 आवर्स, तो इसलिए इसको लैसिक्स नाम दिया। जब भी कंपनी किसी मॉलिक्यूल का नामकरण करती है, नॉमेनक्लेचर करती है, तो वो किसी न किसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के करती है। जैसे फाइजर का रेबिप्राजोल है, एबो 5 नाम से आता है, एबो 5 उसका ब्रांड नेम है। लेकिन फाइजर उसको एबो 5 नाम क्यों दे रहा है, क्योंकि वो को एसिडिटी के ट्रीटमेंट में यूज होगा, है ना। अब एसिडिटी कब होगी, जब पीएच नीचे की तरफ जाएगा, तो जो ड्रग है वो पीएच को 5 से नीचे नहीं जाने देगा, तो ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो एबो 5, तो फाइजर के जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस तरह से लॉजिक से, मतलब उस रेबिप्राजोल मॉलिक्यूल का ब्रांड नेम क्या रख दिया, एबो 5, है ना। तो कोई भी कंपनी यदि दवाई का नामकरण करती है तो लॉजिक के साथ करती है, ये चीज हमेशा याद रखना। आप कुछ कंपनी बिना लॉजिक के ऐसे भी रख देती है, जैसे रेबिप्राजोल है तो रेबियम रख दिया, टैबलेट रख दिया। लेकिन फाइजर ने क्या किया, एबो 5 रखा। मतलब मॉलिक्यूल का नाम सुन के समझ में ही नहीं आता है, मतलब ब्रांड नेम का कि उसमें कौन सा मॉलिक्यूल होगा, है ना। तो फाइजर का आता है एक एबो 5, रेबिप्राजोल उसमें होता है। रेबिप्राजोल किस कैटेगरी का ड्रग है, कोई बताएगा। रेबिप्राजोल किस कैटेगरी का ड्रग है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं और आपके एग्जिट एग्जाम में भी आएगा। किसी भी ड्रग का नाम दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि ये किस कैटेगरी का ड्रग है, या कोई कैटेगरी दे देंगे और बोलेंगे इसमें से इस कैटेगरी का ड्रग कौन सा है। तो आपको ड्रग और उसकी कैटेगरी का बेसिक नॉलेज तो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेबिप्राजोल होता है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अभी 4-5 दिन पहले ही पढ़ाया था ना आपको। रिवाइज किया करो बेटा, रिवीजन बहुत जरूरी है। आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने आज ये पढ़ा दिया कल वो पढ़ा दिया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोग को पहले का कुछ पता ही नहीं है। ऐसे में फिर आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो रिवाइज किया करो डेली बेसिस पे, रोज पढ़ा करो। दवाइयों के नाम आपको रिवीजन से ही याद होंगे, अदरवाइज आपके माइंड से ये स्किप हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है ना। मैथ्स तो है नहीं कि भाई एक एक लाइन में दिया हुआ है उसको सॉल्व कर करके हमने 4 पन्ने का सॉल्यूशन निकाल लिया, है ना। ये तो
बायो है, मेडिकल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें याद रखना पड़ता है, दवाइयों के नाम है ना, तो दवाइयों के नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो ये क्लासिफिकेशन आप याद कर लीजिएगा। और इसके पहले मैंने क्लासिफिकेशन में बाकी ड्रग्स को भी एक्सप्लेन किया है, पर अभी मैं मेनली आपको फ्यूरोसेमाइड के बारे में ही बता रहा हूँ। इसका डोज होता है 20 mg, 40 mg और 80 mg, है ना। और इसका एक मैक्सिमम डोज होता है 600 mg, उससे ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं यदि ओरल रूट से दिया जाएगा तो। ये ड्रग पैरेंटल से भी यूज कर सकते हैं और ओरल से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पैरेंटल इसका ज्यादा पॉपुलर है। लूप डायूरेटिक भी कहते हैं इसको, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं, आईवी ओरल रूट से देते हैं, वाटर पिल्स। हाँ, ये जो डायूरेटिक ड्रग्स हैं इनको वाटर पिल्स भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाटर पिल्स। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर पिल्स क्या है, तो वाटर पिल्स डायूरेटिक को ही कहते हैं, ठीक है। पानी की गोली। पानी की गोली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, हमारे शरीर से पानी को निकाल रही है, हमारा जो फ्लूइड है उसको, उसके वॉल्यूम को कम कर रही है ना। तो फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो हाई बीपी के पेशेंट को राहत मिलेगी, है ना। पर ये दवाइयों का यदि डोज ओवर कर दिया जाए तो हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम आ सकता है। हम्म। यस। यस। बिल्कुल यस सर। आएगा, है ना। तो इन दवाइयों का एक साइड इफेक्ट भी होता है हाइपोटेंशन। कुछ मरीजों में हम्म। साइड इफेक्ट सामने आता है कि उनका बीपी कम होने लगता है, ठीक है। तो ये है आपके हम्म। डायूरेटिक। इनके इंडिकेशंस क्या है, ये कहाँ हम यूज करते हैं। हाई बीपी के पेशेंट, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंशन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ये भी मैंने पढ़ाया है, इसको ध्यान से पढ़ लेना आप, है ना। हाई बीपी के पेशेंट में यूज होगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सीएचएफ, एंजाइना पेक्टोरिस, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको आप देख लेना, है ना, अभी नहीं बता रहा हूँ। किडनी इंजुरी है, किडनी में इन्फेक्शन है, वहां पर ये यूज होगा, है ना। तो किडनी में इंजुरी हो गई, किडनी थोड़ी बीमार है ना, तो हम उसको राहत देने के लिए ये दवाइयाँ यूज करते हैं। अब इन्फेक्शन यदि किडनी में हो गया है, मतलब जो यूरिनरी ट्रैक है जिसको हम यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक, है ना, आई से इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक में यदि इन्फेक्शन है और यदि हम यूरिन के फ्लो को बढ़ा दें, जैसे उसको ऐसे समझो कि भाई कोई नाली है वो चोक हो गई, तो हम उसमें बहुत तेजी से पानी डालते हैं ना, फटाफट 2-3 बाल्टी पानी डाल दिया तो उसका चोक खुल जाता है ना। तो ये ड्रग्स देने से क्या है, यदि वहां कोई माइक्रो प्रेजेंट है तो यूरिन के फ्लो को बढ़ा के हम उसको शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इन्फेक्शन के केस में भी ये ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है। हार्ट फेलियर, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा है ना, हार्ट का काम है पंपिंग करने का, और किसी का पंप हार्ट काम करना। नहीं कर रहा है तो उस केस में भी हम उसको लेसिक्स का इंजेक्शन लगाते हैं। इडीमा के केस में, इडीमा मतलब सूजन, स्वेलिंग, ठीक है। पैडल इडीमा होता है, प से पैर, ठीक है, पैडल इडीमा। बॉडी में इडीमा जहां पर होता है उस हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो पैडल इडीमा हुआ, या कहीं आपको पल्मोनरी इडीमा हो गया, पल्मोनरी इडीमा मतलब आपके लंग्स में, वहां पर भी सूजन आ सकती है। तो ये जो जितने भी इडीमा होते हैं इसमें फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, है ना। मैंने आपको बताया था सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है और पोटेशियम इंट्रासेलुलर आयन है ना। अब सोडियम यदि रिटेन होगा बॉडी में तो वाटर भी रिटेन होगा, और सोडियम और वाटर यदि रिटेन होंगे तो इडीमा हो सकता है, सूजन आ सकती है, स्वेलिंग आ यस। सकती है ना। किसी की किडनी काम नहीं कर रही, माल फंक्शनिंग कर रही है, आपने देखना किडनी के जो पेशेंट होते हैं उसमें अक्सर इडीमा आ जाता है। इडीमा मतलब उनके पैर पे आप ऐसे सूजन आती है। प्रेस करके देखोगे हाँ सूजन। सर। तो एक हॉलो सूजन सप्रेशन आती है। बनेगा, पंपिंग। और उसको रिकवरी होने में यस। थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। अभी आप नॉर्मली स्किन को प्रेस करोगे और छोड़ोगे तो फट से ना स्किन नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन जिसके हाथ में इडीमा होगा तो आप उसको फिजिकली एग्जामिन कैसे कर सकते हो, आप उसको प्रेस करोगे, और जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे और छोड़ोगे पुश। ना तो वो जो हॉलो सप्रेशन है वो पुश धीरे कर। धीरे रिकवर होगा। तो इससे आपको इडीमा पता चल जाएगा। होल बॉडी में भी इडीमा आ सकता है, बॉडी के किसी स्पेसिफिक एरिया में भी आ सकता है, पेरिफेरी में भी आ सकता है, और बॉडी के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो इडिमा के मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में, है ना, इडिमा को कम करने के लिए हम डायूरेटिक्स देंगे। अब बताओ, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है बॉडी में और हमने यदि यूरेसिस करवा दी, डायूरेसिस, तो उससे हमारा फ्लूइड कम होगा, तो इडिमा कम यस होगा सर। हमारा। क्योंकि ये जो स्वेलिंग हाँ। आई है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिटेंशन की वजह से आई है, मतलब सेल के बाहर, है ना। सेल के बाहर जो इंटरेस्टियल फ्लूइड होता है वहां पर रिटेंशन बढ़ गया है। इसलिए जितने भी लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं और वो वेट कम करना चाहते हैं तो वो नमक को जितना हो सके कम खाएं, तो अपने आप ही उनका वेट लॉस होने लगेगा, है ना। क्योंकि जो लोग भी मोटे होते हैं उनमें आगे चल के हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम आता है। मोटे होने से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो
हमारे ऑर्गन्स होते हैं उन पे एक लेयरिंग बन जाती है फैट सेल्स की, जो कि उनके काम को बहुत ज्यादा उसमें ऑब्स्टेकल पैदा करती है ना। उसको ऐसे समझो जैसे आपने हेलमेट लगाया, प्रोटेक्शन के लिए लगाया, सुरक्षा के लिए लगाया, पर आपको मैं यदि लोहे का हेलमेट पहना दूं तो कैसा रहेगा? आपके सर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि भारी बहुत है बोले साहब, है ना। तो वैसे ही क्या है, जो ऑर्गन होते हैं उन पे जब फैट का एक्यूमुलेशन होता है तो वो ऑर्गन की जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाती है। इसलिए हमारी बॉडी में लिपिड ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लिपिड ज्यादा बढ़ने से हाइपर लिपिडेमिया हो जाएगा, ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा, शुगर ज्यादा बढ़ेगी तो हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाएगा, है ना। तो हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपर लिपिडेमिया, ये दोनों ही आगे चल के डायबिटीज और हाइपरटेंशन का कारण बनते हैं। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में भी यूज होगा। अब आपको लगेगा ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। ग्लूकोमा में क्या होता है, यदि हाइपरटेंशन का हम ट्रीटमेंट ना करें तो हमारे बॉडी में प्रेशर बढ़ जाता है, और वही प्रेशर हमारा जो आई बॉल होता है, आई बॉल के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा, और 40 mm ऑफ एच से यदि ज्यादा हो जाएगा तो वो प्रेशर फिर ग्लूकोमा कॉज करेगा, हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा। तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, ऑसिपिटल लोब से कनेक्टेड है तो प्रोसेसिंग नहीं होगी विजुअल्स की, तो हमें ब्लड विजन आएगा या कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है क्योंकि ये प्रेशर को कम करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो जो डायूरेटिक्स होते हैं वो बॉडी में फ्लूइड के वॉल्यूम को कम करते हैं, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। तो हाइपरटेंशन में भी प्रेशर है, उसको भी कम करेंगे। ग्लूकोमा में भी प्रेशर हो रहा है, उसको प्रेशर को भी कम करेंगे, है ना। किडनी स्टोन के केस में भी यूज होता है, पथरी के केस में। अब कहीं पर किडनी में जो महीन नलियां होती है उसमें यदि कैल्शियम ऑक्सलेट का एक्यूमुलेशन हो गया, ब्लॉकेज आ गया, है ना, तो इस वजह से काफी इंटेंस पेन पेशेंट को होता है। तो उस टाइम भी ये ड्रग्स दिए जाते हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे, है ना। तो कैल्शियम भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कैल्शियम तो हमको वैसे ही कम चाहिए ब्लड में, है ना। नहीं तो वो फिर से घूम फिर के आएगा और वहीं वहीं एक्यूमुलेट होगा, तो वो किडनी स्टोन का साइज बढ़ेगा या नहीं? आ रहा है यस समझ सर। में? तो हमने क्या हाँ। किया, कैल्शियम को एक्सक्रीट होने दिया, हमने उसके रीअब्जॉर्ब नहीं होने दिया, है ना, उसको हमने बाहर निकलने दिया यूरिन के थ्रू, तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। तो किडनी स्टोन में यूज होगा, ग्लूकोमा में यूज होगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, वेंट्रिकल्स मैंने आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट पढ़ाया था तब बताया था, वेंट्रिकुलर चैम्बर होते हैं ना, तो वो यदि फेल हो जाए, जी। है ना, तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम डायूरेटिक्स यूज करते हैं। अब इनके साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोटेंशन है, एरिथमिया है। एरिथमिया क्या होता है, हार्ट जो है हमारा रिथमिकली धड़कता है, धक धक, है ना, लब ढप करता है। जैसे घड़ी का आप काटा देखोगे तो वो रिदमिकली चलता है, ठीक है। और हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यदि ये 100 बार से ज्यादा धड़के तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, और 60 बार से कम धड़के तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। और टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया को कंबाइनली हम अरिदमिया कहते हैं। रिदमिया मतलब रिदम से, और एरिदमिया मतलब रिदम डिस्टर्ब हो गया, तो ये इसमें रिदम हार्ट का डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये बढ़ती एज के साथ हार्ट के जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये कमजोर पड़ जाते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे शरीर में, है ना। और जो मसल्स है उसमें थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है ना, बढ़ती एज के साथ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिस वजह से एरिथमिया हो जाता है। ये हार्ट का एक प्रॉब्लम होता है, सीवीएस का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। आपका एंजाइना पेक्टोरिस हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, ये सभी आपके हार्ट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। वाल वॉल का कमजोर हो जाना, स्टेनोसिस हो जाना, साइनोसिस, है ना, ये सब हार्ट के प्रॉब्लम है। अब आपने देखा होगा यदि बॉडी से पानी बहुत ज्यादा निकल ही निकल रहा है तो मुंह सूखने लगता है, तो उसका एक साइड इफेक्ट हाँ। होता है ड्राई माउथ, ठीक है। एक साइड इफेक्ट होता है डिहाइड्रेशन, हम बोलते हैं ना हाइड्रेटेड रहो मतलब पानी पीते रहो, और डिहाइड्रेशन हम्म। मतलब इसका उल्टा, शरीर से पानी पूरा निकल रहा है, तो शरीर से पानी निकलेगा तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा। इससे गाउट भी हो सकता है। गाउट आपको पता है, गाउट मैंने आपको बताया था, गठिया वात, हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वहां घटिया पर बात। एक्यूमुलेशन होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल का, इस वजह से वहां पर एक डिपोट बन जाता है, एक वहां पर ऐसे थोड़ी सूजन आ जाती है स्मॉल जॉइंट पे, देखा होगा आपने कभी गाउट का पेशेंट। तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। इसका मतलब क्या, हम डायबिटिक पेशेंट को ये दवाई देंगे डायूरेटिक्स? देना रिस्की रहेगा क्योंकि ऑलरेडी उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है ना। तो हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करेगा, हाइपोकैलेमिया कॉज करेगा। हाइपोकैलेमिया मतलब होता है पोटेशियम की कमी, ठीक है, पोटेशियम की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी, और पोटेशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओटोटॉक्सिसिटी मतलब कान में, कान में इसकी
एक्यूमुलेशन की वजह से आपको ऐसा लगेगा, मरीज को लगता है कि जैसे बेल बज रही है, रिंगिंग साउंड आता है ना। 100 में से 5-10 पेशेंट को रिंगिंग ऐसा लगता है, कान बज रहे हैं, बेल बजने की आवाज आती है थोड़ी थोड़ी, है ना। उसको हम, ये ऑटोटॉक्सिसिटी की वजह से होता है। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब होता है इस ड्रग के एक्यूमुलेशन की वजह से, क्योंकि ये बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं होता है ड्रग, है ना। तो इसके एक्यूमुलेशन की वजह से हमको ऑटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमको मसल्स स्पाज्म देखने को मिलेगा। अब इस ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन परिस्थितियों में इस दवाई को यूज नहीं करना है। तो हम अल्कोहल के साथ यूज नहीं करेंगे, एनएसएड्स ड्रग जो होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, आइबुफेन है ना, और आपके पेन किलर्स जो होते हैं उनके साथ यूज नहीं करेंगे। डायबिटीज, डायबिटिक यदि कोई पेशेंट है तो उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, या हम नर्स या डॉक्टर के सुपरविजन में ये इंजेक्शन लगाते हैं। ज्यादातर जो इंजेक्शन होते हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट पे ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि इंजेक्शंस के जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं। तो उस पे पेशेंट पे सुपरविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइपोटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनको नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका बीपी कम है ना। और हम इस दवाई को एम्प्टी स्टमक में नहीं लेंगे, यदि ओरल रूट से ले रहे हैं तो एम्प्टी स्टमक में हम इस दवाई को टेक विथ फूड, खाने के साथ ही लेंगे। और इस दवाई को जब भी हम यूज करेंगे तो इसके ड्रग इंटरेक्शन में हम कॉम्बिनेशन में पोटेशियम सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइपोकैलेमिया एक साइड इफेक्ट आ रहा है, और उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हमने क्या किया, पोटेशियम सॉल्ट दे दिया, है ना। तो कई बार दवाई कॉम्बिनेशन में क्यों दी जाती है? क्योंकि एक दवा दूसरी दवा के साइड इफेक्ट को कम भी तो कर सकती है ना। जैसे आपने कोई दवाई दी जिसका साइड इफेक्ट है उल्टी आने की फीलिंग आना, आपने उसके साथ एक ऐसी दवाई ऐड कर दी जो उल्टी आने की फीलिंग को कम करेगी। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के आपके एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी, मतलब रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगी, ठीक है। कैसे करेगी? ये जो सिम्पोर्टर है, जो पोर है, को ये ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लिया। आप में से किसी को कोई डाउट है इसमें? वैसे तो डायूरेटिक बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है, और भी बार मैंने इससे पहले भी पढ़ाए हैं, तो उसमें बाकी ड्रग्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। आज मैंने मेन फोकस लेसिक्स पे रखा है, ठीक है, क्योंकि लेसिक्स पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर क्लास में खत्म कर रहा हूँ।